हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। दोस्तों, आज के सेशन में समष्टि अर्थशास्त्र वाली सीरीज के अंतर्गत हम बात करेंगे व्यापार चक्र की, ट्रेड साइकिल की। और ये सेशन हमारा मैक्रो इकोनॉमी अर्थात की समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अंतिम सेशन होगा, है ना। अंतिम टॉपिक है। आज के सेशन से ही हमारी समष्टि अर्थशास्त्र वाला पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सभी टॉपिकों पे 1 बाय 1 करके हमने इस पर सेशन लिए हैं। कहीं पर भी कोई कंजूसी नहीं की किसी भी टॉपिक के साथ में। सभी टॉपिकों को हमने पूरी ईमानदारी से कवर किया है ना, पूरे टॉपिक वाइज। तो 23 टॉपिक इस पर हो पाए हैं, 23 लेक्चर हो पाए हैं। 23 लेक्चर में मैंने पूरी तरह से समष्टि अर्थशास्त्र के प्रत्येक टॉपिक पर आपकी बहुत ही बेहतर तरीके से भूमिका बनाने के प्रयास किया है, बहुत अच्छी पकड़ बनाने का प्रयास किया है, और जितना भी संभव था मुझसे उतनी आसानी में, आसान भाषा में समझाने का मैंने आप लोगों का प्रयास किया है। दोस्तों, आज के सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं इसके लास्ट टॉपिक की, ठीक है ना। और जो नए स्टूडेंट है वो ध्यान देना, इस सब्जेक्ट पे कंप्लीट सेशन हमारे हो चुके हैं, पूरा सब्जेक्ट हम कवर कर चुके हैं। और इसी प्रकार से बीए फर्स्ट ईयर में व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात की माइक्रो इकोनॉमी को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। ये 5वीं यूनिट है आपके, और 5वीं यूनिट में मात्र एक ही टॉपिक है, व्यापार चक्र। अब व्यापार चक्र क्या होता है, अब ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक व्यापार चक्र का नाम भी नहीं सुना होगा तो भी मैं पूरी जवाबदारी लेता हूं आप लोगों की, और आपको आज के सेशन के बाद में पूरा समझ आएगा। हाँ, पूरा एक बड़ा टॉपिक है, तो एक ही लेक्चर में मैंने इसको समेटने का प्रयास किया है। अर्थात ये कि एक ही लेक्चर लेंगे, इस पर अलग अलग पार्ट नहीं करेंगे। संभवतः अगर 1 घंटे के अंदर अंदर हुआ तो, है ना, क्योंकि अभी शुरुआत कर रहा हूं, मुझे भी नहीं पता कितना लंबा चलने वाला है ना। इसलिए मैं नहीं बोल सकता कि ये 30 मिनट का होगा या 1 घंटे का होगा या 1.5 घंटे का होगा। लेकिन कोशिश हमारी 99% कोशिश ये रहेगी कि एक ही लेक्चर में इस पूरे सब्जेक्ट टॉपिक को हम कवर कर लें। स्पीड से बढ़ूंगा तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी आप लोगों को, क्योंकि ये जो ट्रेड साइकिल है इससे हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि एक यूनिट, अकेली यूनिट में एक ही टॉपिक है यहाँ पर। तो अकेली एक ही यूनिट में एक ही टॉपिक होने का उद्देश्य क्या हुआ कि यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलना ही मिलना है, पक्का मिलना है। इसलिए इसकी शुरुआत भी हम बिल्कुल जीरो से करेंगे, बिल्कुल जीरो से करेंगे। इस व्यापार चक्र या व्यवसाय चक्र, या जिसको इंग्लिश में हम ट्रेड साइकिल बोलते हैं, ये क्या होती है, कैसे काम करती है, इसका अर्थ क्या होता है, क्या परिभाषाएं दी गई है, इसकी अवस्थाएं क्या क्या होती है, स्टेप क्या क्या होती है, कितने सिद्धांत इस पर दिए गए हैं, किस किस प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं, और इस ट्रेड साइकिल को रोकने का उपाय क्या है ना। हालांकि ट्रेड साइकिल को रोकना संभव नहीं है, लेकिन उसको नियंत्रित कर सकते हैं हम लोग। जो स्पीड से घूमता है ना, उसको नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसा मान लीजिए कि एक पहिया है साइकिल का। अब उस साइकिल का पहिया है, उसको घूमने से रोक देंगे तो उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। पहिया है, साइकिल का पहिया है, अगर उसका हम घूमना बंद कर दें तो बताइए उसका कोई अस्तित्व होगा, उसकी कोई उपयोगिता होगी? उपयोगिता ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए घूमना बंद नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर वो धीरे चल रहा है तो उसको स्पीड दे सकते हैं, और स्पीड से चल रहा है तो उसको स्लो कर सकते हैं। और ये जरूरी है, क्योंकि हर चीज, इस पूरे ब्रह्मांड की हर चीज अगर नियम के अनुसार होती है तो ही वो हमारे लिए सकारात्मक है, अन्यथा हमारे लिए दुष्कर साबित हो सकती है। समझ पा रहे ना। चाहे कोई सा भी कार्य हो, जब तक नियंत्रण में है, जब तक सामान्य गति से है, तब तक वो हमारे लिए उचित है, अन्यथा हर एक चीज हमारे लिए अनुचित होगी। अति सर्वथा वर्जते, सुना होगा ना आप लोगों ने, अति सर्वथा वर्जते। प्रत्येक कार्य की या प्रत्येक चीज की अति हमेशा नुकसानदायक होती है। आइए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन की। और आज के सेशन में आप लोग क्या क्या जानेंगे आज के टॉपिक संबंधित। सबसे पहले आप व्यापार चक्र का अर्थ देखेंगे, व्यापार चक्र होता क्या है, एक मोटे मोटे शब्दों में इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहां से हम अपनी शुरुआत करेंगे। उसके बाद उसी अर्थ को हम परिभाषाओं के माध्यम से भी समझेंगे। फिर उसके बाद में उसकी अवस्थाएं देखेंगे, व्यापार चक्र के सिद्धांत देखेंगे, उसको फिर नियंत्रित करने के उपाय देखेंगे, है ना। बिल्कुल जीरो से हम इसको लेने वाले हैं, तो जीरो से लेंगे। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं एक बार पढ़ के दिखा देता हूं। अब आखिरी सेशन है, थोड़ा सा 5-10 मिनट ऊपर निकल भी जाएगा तो चलेगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने मुझे एंड तक फॉलो किया है, अगर आप ये वाला सेशन देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, विशेषकर मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत। तो जब शुरू से फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप लोग फिर मेरे ख्याल से मेरे लिए या मुझसे या मेरे फालतू के लेक्चर से बोर नहीं होते होंगे। बकवास तो कम से कम नहीं लगता होगा, है ना। तो 5-10 मिनट ऊपर चलेगा सेशन, तो मेरे अनुसार ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है व्यापार चक्र से क्या आशय है, अर्थात कि यहां पर आपसे अर्थ पूछा गया है व्यापार चक्र का।
और उसकी अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो अवस्थाएं पूछी गई है, कौन कौन से स्टेप ये लेता है ना। इस पूरे चक्र में अर्थात साइकिल में, साइकिल का जो पहिया घूमता है, तो इस पहिए में कितनी स्टेप होती है, कितने स्टेप में घूमता है ये। दूसरा है व्यापार चक्र के स्वरूपों का वर्णन कीजिए, स्वरूपों का वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है व्यापार चक्र के सिद्धांतों का विवेचन, सिद्धांत बताने हैं, वहीं व्यापार चक्र के निम्न सिद्धांतों को समझाना है। सेम प्रश्न है, सेम है ना। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, लाभ तथा मौद्रिक सिद्धांत, नव प्रवर्तन का सिद्धांत और मकर जाल का सिद्धांत, ये अलग अलग सिद्धांत हैं। किसके हैं ये? ट्रेड साइकिल के सिद्धांत हैं। इसके अलावा व्यापार चक्र को नियंत्रित करने के उपाय। क्लियर है? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम इस सेशन में ढूंढने का प्रयास करेंगे और संभवतः हमें इसका आंसर भी प्राप्त होगा। चलिए शुरू करें। उससे पहले मैं आपकी एक मोटी मोटी सी एक भूमिका तैयार कर दूं, जिससे कि आप लोगों के मस्तिष्क में ये पूरी तरह फिट हो जाए, है ना, पूरी तरह फिट हो जाए। दोस्तों ये समझ लीजिए, अगर आपको थोड़ा बहुत पता भी है तो भी आप मान लीजिए कि आपको कुछ भी पता नहीं है इस सेशन में, इस टॉपिक से संबंधित। ट्रेड साइकिल क्या होती है, इसको भी दिमाग से थोड़ी देर के लिए निकाल दीजिए। आप सामान्य सी कोई सी भी गतिविधि के बारे में सोचिए, किसी भी सामान्य गतिविधि के बारे में। तो कोई भी सामान्य सी गतिविधि होती है तो वो इसी क्रम में कार्य करती है, ये इस क्रम में कार्य करती है। चाहे इस दुनिया की कोई सी भी गतिविधि हो, कोई सा भी कार्य हो, अगर किसी वस्तु का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट हम इसको मान लेते हैं स्टार्टिंग, स्टार्ट यहां से हो रहा है, ठीक है, तो इसका ये चलेगा, पहिए की तरह घूमेगा, ठीक है ना। ये विभिन्न स्टेप, ये अलग अलग स्टेप हैं मान लेते हैं, ये अलग अलग स्टेप है, ये अलग अलग स्टेप लेते हुए ये घूम रहा है। और एक समय ऐसा आ जाएगा जब विभिन्न स्टेप लेने के साथ ही साथ में ये वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा। एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल अपनी एजुकेशन फील्ड का ही मैं लेता हूं, जिससे कि आपके मस्तिष्क में इसकी भूमिका तैयार होगी। मैंने क्या बोला अभी आपको? ट्रेड साइकिल अर्थात कि व्यापार चक्र को थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकाल दीजिए। आप समझिए कि आप कुछ नया सीख रहे हैं आज, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कोई सा भी, मैंने बताया कि कोई सा भी कार्य हो, और मेरे ये एग्जाम्पल देने के बाद में आपके मस्तिष्क में जो धुंधलापन छाया हुआ है इस साइकिल को लेकर के, वो भी साफ हो जाएगा। कैसे? देखिए, एक समय था, अभी से लगभग 4000 वर्ष पहले। अब 4000 वर्ष पहले की मैंने बात की, इसका मतलब आपका दिमाग कहां चले गया, कहां लेकर गया आपको? प्राचीन इतिहास में, है ना, प्राचीन समय में, और वो भी बहुत प्राचीन समय में, मतलब वेदों के समय में ले गया ये तो हमको। जब वेद प्रचलित थे, जब वेद काल था, उस समय में ले गया, है ना। तो वैदिक काल की ही अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो आपने ज्यादा कुछ नहीं, अगर नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं, पर संभवतः कभी आपने धारावाहिक सीरियल वगैरह देखे होंगे। रामानंद सागर द्वारा कृत रामायण और महाभारत, कृष्ण लीला, ये बहुत चले थे। तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट है, मैं ये मानता हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसके बारे में पता जरूर होगा, और किसी किसी ने तो उसको देखा भी होगा, है ना। तो उस समय में आपने वो सीरियलों में देखा होगा, और आज भी वर्तमान में भी कुछ सीरियल ऐसे आते हैं जिसमें आपको देखने को मिलता है कि शिष्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते, बल्कि गुरु के आश्रम में जाते हैं, और वहां जाकर के गुरु के सामने, गुरु का एक पद होता है, एक आसन होता है, उस पर गुरु बैठ जाते हैं, और सामने उसके सभी शिष्य बैठ जाते हैं। उनके पास ना कोई पेन होता है, ना कोई किताब, ना कोई नोटबुक, कुछ भी नहीं होता है ना। तो मोबाइल और व्हाट्सएप तो, मोबाइल और यूट्यूब तो भूल ही जाइए। क्या करते हैं? गुरु मौखिक रूप से बोल करके अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं, और शिष्य शांत बैठ करके उस शिक्षा को ग्रहण करते हैं, मतलब सुनते हैं। उसके द्वारा ही वो अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब ये एक अलग बात है कि उस समय सिर्फ वेदों का ज्ञान दिया जाता था। हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे कि ज्ञान किस किस का दिया जाता था। इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता था, या एमबीए करवाया जाता था, है ना, या लॉयर बनाया जाता था, डॉक्टर वगैरह, हम इसकी बात नहीं कर रहे। अभी हमारा सिर्फ किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी इस पर बात चल रही है ना। तो कैसे शिक्षा दी जाती थी? गुरु के द्वारा मौखिक रूप से बोल करके, और शिष्य भी उसको नोट नहीं करता था, क्योंकि उस समय साधन नहीं थे, है ना, लिखित रूप नहीं था शिक्षा का। वो कैसे प्राप्त करते? सिर्फ सुन करके। अब उसके बाद में समय परिवर्तित हुआ, समय आगे बढ़ा, समय में परिवर्तन आए, देशकाल परिस्थितियां परिवर्तित हुई, तो मौखिक रूप से लिखित रूप आया, लिखित रूप आया,
और लिखित रूप आने के बाद में क्या हुआ दोस्तों, जो भी ज्ञान वैदिक युग में मौखिक रूप से दिया जाता था बोल करके, अब वो लिखित रूप में दिया जाने लगा। और शिष्य भी लिखित रूप में नोट करना उन्होंने चालू कर दिया, और जहां पर उन्होंने पेन उठा करके नोट करना चालू करा, वैसे अपनी बुद्धि को कमजोर कर लिया। क्यों? क्योंकि पहले बुद्धि पर पूरा लोड पड़ता था, उनको जो सुना एक बार उसी को याद करना है, किसी प्रकार से एक ही बार में याद करना है, दोबारा रिवीजन लगाने का उनके पास कोई चांस नहीं होता था। तो बुद्धि हमेशा उनकी एक्टिव रहती थी कि यार जो गुरु बोल रहे हैं बस अभी के अभी याद करना है, दोबारा कोई चांस नहीं है रिवीजन का, है ना। और अभी क्या होता है, हमारे पास में एक लेक्चर हुआ, फट से नोट कर लिया, फट से आपने डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, बाद में रिवीजन लगा लेंगे, कोई बात समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं चलेगा, है ना। तो ये क्रम अनुसार ही चलता रहा पूरा। तो ये समझिए कि ये वैदिक काल था, ये वैदिक काल था, ये वैदिक समय था, जब यहां से स्टार्टिंग हुई थी एजुकेशन की मौखिक रूप से। समय आगे बढ़ता गया और इसी काल चक्र में क्या हुआ, लिखित रूप आ चुका हमारे पास में, है ना। अब ये मान लेते हैं हम वर्तमान का समय, वर्तमान को मान लेते हैं, जिसमें आज पूरी तरह से हमारी शिक्षा लिखित रूप में आ चुकी है, मौखिक से क्या आ चुकी है, लिखित रूप में आ चुकी है, ठीक है ना। ये वर्तमान है। अभी आधी साइकिल घूमना बाकी है, ये आधी साइकिल घूमना बाकी है। अब क्या हम वापस से सोच के देखिए, क्या वापस से हम इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ सकते हैं शिक्षा को लेकर के? सोच के देखिए, थोड़ा सा बुद्धि पर दबाव डालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सोचिए, क्या वापस से हम स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, वैदिक काल में जिस तरह की शिक्षा दी जाती थी मुंह से बोल करके, और जो शिष्य अर्थात कि स्टूडेंट सुनकर के शिक्षा ग्रहण करता था, क्या वो समय वापस आ सकता है? तो आप में से कई स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर नहीं, क्यों आएगा, पहले के लोग तो अनपढ़ हुआ करते थे, है ना, कुछ भी नहीं था उनके पास। अरे भाई, पहले के लोग वास्तविक शिक्षित थे, बहुत ज्ञानी थे पहले के लोग। अनपढ़ तो हम हो गए हैं, डिग्री लेने के बाद भी हम अनपढ़ है ना। तो जी हां, ये समय वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर आ सकता नहीं, आएगा, समय लगेगा लेकिन आएगा। और उसकी शुरुआत आज आप देख सकते हैं, शुरुआत स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने की, ये वैदिक काल तक वापस आने की शुरुआत आप देख सकते हैं। एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं, बाकी आप अपने बुद्धि का घोड़ा दौड़ाना, आपको स्वयं पता चल जाएगा। जितना बुद्धि का घोड़ा दौड़ाओगे ना, उतनी खोज करेगा वो नए नए क्षेत्रों में, और हर जगह से आपको यही परिणाम ला करके देगा कि हां, हम फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं प्रत्येक क्षेत्र में। कुकू एफएम नाम सुना है आप लोगों ने? कई हमारे वीडियो में कई बार आपको एड देखने को मिलता है, कुकू एफएम। क्या मिलता है वहां पर? क्या मिलता है? ऑडियो बुक। क्या मिलता है? ऑडियो बुक, और जिसे काफी लोग पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि एक किताब को पढ़ने से क्या होता है, मस्तिष्क पर दबाव बनता है, एनर्जी जाती है। तो उस एनर्जी को कोई खपाना नहीं चाहता, आज मेहनत करना कोई नहीं चाहता, इसलिए क्या करते हैं लोग, किसी को रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़नी है, कौन पढ़ेगा यार, इतनी मोटी बुक है। और पढ़ना भी स्टार्ट करते हैं, अगर 100 लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया तो उसमें से 99 लोग तो उसको बीच में ही छोड़ के निकल लेते हैं, हटा यार कौन पढ़ेगा इसे, 15-20 दिन लग जाएंगे उसको पढ़ने में, कोई नहीं पढ़ता। 100 में से मुश्किल से एक व्यक्ति पढ़ेगा उसको कंप्लीट पूरी तरह से, लेकिन दोबारा रिपीट उसको भी कोई नहीं करेगा। तो उसका स्मार्ट सॉल्यूशन क्या निकाला, स्मार्ट सॉल्यूशन क्या निकाला, कुकू एफएम। ऑडियो बुक आ चुकी है, हैंड फ्री लगाइए, सुनते रहिए, 1 घंटा सुनना है, 1 घंटा सुनिए, काम कर रहे हैं, काम करते करते सुनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोना है, बिस्तर में नींद नहीं आ रही, हैंड फ्री लगाया आपने, कुकू एफएम चालू है, सुनते रहिए। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने की जो शुरुआत थी वो हमारी कुकू एफएम के माध्यम से हो चुकी है। कुकू एफएम के जैसे ही अन्य और भी प्लेटफॉर्म है, उनके माध्यम से हमारी वापस से वैदिक काल की जो स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा शिक्षा का, वहां पर पहुंचने की तैयारी हमारी हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में संभवतः हो सकता है कि जिस प्रकार से आपको लाइब्रेरी में जाकर किताबें आज आप पढ़ते हैं, कॉलेज की लाइब्रेरी में जाकर के, संभवतः हो सकता है कि आने वाले समय में वह किताबों का स्थान हैंड फ्री ले ले, सिस्टम ले ले, जहां सिस्टम में प्रत्येक प्रकार की किताब आपको सिस्टम में होगी ऑडियो बुक के फॉर्मेट में, और वहां कई सारे लाइन में पूरे इस तरह से हैंड फ्री लगे होंगे। आपको पढ़ना है, जाइए हैंड फ्री लगाइए, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्लिक कीजिए, सुनना चालू का, आंखें बंद करिए, बैठिए आराम से सुनिए। होने वाला है, हो जाएगा, जल्दी होगा, ये भी है ना, होने वाला है। तो कुल मिलाकर के मौखिक रूप से शिक्षा का प्रारंभ हुआ था, और मौखिक रूप से हम वापस से वहीं पहुंचने वाले हैं।
यही जो साइकिल होती है ना, जो चक्र होता है ना, ये चक्र प्रत्येक क्षेत्र में चलता है, हर क्षेत्र में चलता है। तो मुझे बताइए, तो आर्थिक क्षेत्र इससे अछूता क्यों रहेगा? आर्थिक क्षेत्र भी इसके लपेटे में आएगा ना। तो यही मेरा कहने का प्रयास है कि आर्थिक क्षेत्र में भी यही साइकिल चलता है मेरे दोस्त, यही साइकिल चलता है। जहां से शुरुआत होती है फिर वहीं पहुंच जाएगा, फिर बार बार अगेन एंड अगेन रिपीटेशन होता है, बार बार रिपीटेशन होता है। और इसी साइकिल को हम बोलते हैं व्यापार चक्र, जो अर्थव्यवस्था में घटित हो। जैसे इसको हम एजुकेशन साइकिल बोल सकते हैं ना, शिक्षा चक्र बोल सकते हैं इसको हम। इसी तरह से जब हम इसको शिक्षा चक्र बोल सकते हैं, क्योंकि ये शिक्षा के क्षेत्र में घटित हो रहा है, तो हम उसको जो आर्थिक क्षेत्र में घटित हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? व्यापार चक्र या व्यवसाय चक्र। इंग्लिश में उसको ट्रेड साइकिल बोल देंगे, क्योंकि वो हमें ट्रेड की बात कर रहे हैं, व्यवसाय की बात कर रहे हैं कि व्यवसाय में किस प्रकार का चक्र घूमता है ना। अब ऐसे एक सामान्य चक्र समझना, आप लोग सामान्य चक्र समझना, बस 2 मिनट और ले रहा हूं, फिर अपने अपने स्टेशन पे अपन पहुंच जाएंगे। एक सेकेंड, इसको पहले इरेज कर देते हैं। ओके, चलिए देखिए, अब ट्रेड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ट्रेड साइकिल का ग्राफ कुछ मैंने इस प्रकार का बनाया है ना। वैसे मैंने बताऊंगा ग्राफ पूरा कंप्लीट बताऊंगा। तो एक ये लाइन मैंने दर्शित की है और एक ये लाइन दर्शित की है, ठीक है। यहां पर मान लो मैंने डाल दिया कि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 10 वर्ष, 10 वर्ष, ये 20 वर्ष हो गए, ये 30 वर्ष हो गए। इस प्रकार से मैंने कुछ भी डाल दिया, मान लो जो भी मुझे करना वो डाल दिया, कितने कितने वर्ष में मुझे कैलकुलेट करना है ना। और यहां डाल दी मैंने स्थिति, आर्थिक क्षेत्र की स्थिति, कि आर्थिक क्षेत्र की स्थिति किस प्रकार चल रही है। अब मैंने ये देखा, सामान्य रूप से मैंने अपने देश के लिए देखा, प्यारे भारत के लिए देखा, कि अगर हमें हमारे रोजगार स्तर को संतुलन में लाना है, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार हो, उस अवस्था को हम क्या बोलेंगे? देखिए, आज भारत में क्या प्रत्येक व्यक्ति के पास में रोजगार है क्या? तो आप में से हर एक व्यक्ति, बच्चा यही बोलेगा कि नहीं, संभवतः मैक्सिमम लोगों के पास रोजगार नहीं है। मतलब क्या हुआ कि बेरोजगारी ने अच्छे खासे अपने पैर पसारे हुए। लेकिन 2 मिनट के लिए मान लो कि भारत से बेरोजगारी गायब हो जाए और पूर्ण रोजगार की अवस्था आ जाए, प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार हो, प्रत्येक व्यक्ति के पास कोई भी बेरोजगार ना हो। तो इसको हम ऐसे दर्शित कर सकते हैं, मान लो कि आज वर्तमान की स्थिति हमारी कुछ ऐसी है, हमारी कुछ स्थिति ये है। यहां पर क्या हो रहा है कि ये है बेरोजगारी का स्तर, कि हमारे पास इतनी बेरोजगारी है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि देश से अर्थात भारत से पूरी तरह रोजगार, जो बेरोजगारी की स्थिति पूरी तरह खत्म हो जाए, रोजगार आ जाए, प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार हो, तो उसके लिए हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो ग्राफ नीचे खींचा हुआ है ना, ग्राफ यहां पर होना चाहिए, ये ग्राफ यहां पर होना चाहिए और इस स्थिति से ऊपर बढ़ना चाहिए। 10 वर्षों में इतना बढ़ेगा चलेगा, 20 वर्षों में जो इतना सा हल्का सा जो उठाव आप देख रहे हैं, इतना सा उठाव, ये इतना सा उठाव, ये ना, ये बीच का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस स्पीड से ग्राफ चलता है तो ये पूर्ण रोजगार का ग्राफ हो जाएगा। मतलब कि अगर ये लाइन चलती है हमारे अर्थव्यवस्था में, तो प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार होगा। और आज हम वर्तमान में इस लाइन पर है ना, खाली सुनते चलिएगा। तो इस लाइन को हमें यहां पहुंचाना है, तब हमारी पूर्ण रोजगार की अवस्था आ पाएगी। इतनी बात समझ आई ना? चलिए, अब मुझे थोड़ी देर के लिए नीचे वाली लाइन को मिटाना होगा, ताकि मैं आपको एक एक बात इसकी फिट कर सकूं, ताकि आगे अंदर टॉपिक में आपको समस्या ना आए। चलिए, तो आपने देखा कि ये है आपकी पूर्ण रोजगार की लाइन, पूर्ण रोजगार वाली लाइन, यहां पर पूर्ण रोजगार है। क्लियर है? अब समस्या क्या है दोस्तों, समझिएगा। मैं खाली स्टेप बताऊंगा, अभी कोई नाम नहीं बताऊंगा, नाम बताऊंगा अंदर, तब आपको और आनंद आएगा पढ़ने में, समझने में। देखिए, वर्तमान में हम कहां पर हैं? यहां पर, यही लाइन थी ना हमारी लाइन, वर्तमान वाली, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए, वर्तमान लाइन है भाई, हम चाहते हैं कैसे भी करके कि हमारी जो है गरीबी खत्म हो, और गरीबी खत्म करने के लिए आवश्यक तत्व है कि हमें रोजगार मिले, भारत में प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार हो। तो इसको लेकर के हमने ना बस क्रांति मचा दी, सरकार की नाक में दम कर दिया, अच्छी पॉलिसी लाने के लिए, अच्छे अच्छे काम करने के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में।
तो सरकार ने भी समझ गई कि यार अब जनता जाग चुकी है, जनता को दबाया नहीं जा सकता, हम अपने अनुसार जो है पॉलिसी नहीं ला सकते, अब जनता के उद्धार के लिए पॉलिसी लानी ही पड़ेगी। सरकार भी अब हमारे साथ भिड़ गई है, लग चुकी है। अब वो भी चाहती है कि कैसे भी करके अब हम पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करें। जैसे जैसे अभी कुछ एक न्यूज चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिली है कि केंद्र सरकार ने जो है 2047 तक भारत को जो है विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल होने की संभावना जताई है। विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल मतलब कि भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा कब तक? 2047 तक। अब विकसित राष्ट्र बनने के पीछे कई सारे कार्य होते हैं जिनको पूरा करना होगा, जैसे भ्रष्टाचार को समाप्त करना होगा, पूर्ण रोजगार की अवस्था प्राप्त करनी होगी, कई सारे कार्य है ना, गरीबी, भुखमरी सब खत्म करना होगा, तब कहीं जाकर के हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ पाएंगे। तो 2047 तक की अलग कहानी है। तो अब समझिए कि सरकार अगर हमारे साथ आ जाए और जनता भी एक मत हो जाए कि नहीं अब हमें विकसित होना ही होना है, हमें ये लाइन कवर करनी है, ये लाइन पहुंचना है, तो क्या होगा? आपकी जो लाइन है अर्थव्यवस्था की वो क्या करेगी? अब धीरे धीरे उठना चालू करेगी। ठीक है, क्योंकि आप भी प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है। अब आपकी लाइन ने उठना चालू कर दिया ऊपर। आर्थिक लाइन मतलब कि आपकी आर्थिक स्थिति ने, है ना, ये देखिए, ये आ गए हम पूरी स्थिति पर। कहां पर आ गए? पूर्ण रोजगार की स्थिति पर आ चुके हैं। अब पूर्ण रोजगार मतलब हमको रोजगार सभी को मिल गया, लेकिन ये जो लाइन नीचे से ऊपर आई है ना, ये यहां नहीं ठहरेगी, ये और ऊपर जाएगी मेरे दोस्त, ये और ऊपर जाएगी, क्योंकि ये ग्राफ नीचे ठहरने वाला नहीं है। ग्राफ को नहीं पता आपकी पूर्ण रोजगार की स्थिति क्या है, लेकिन आपने शुरू में जो दम लगाई थी ना, वो दम का प्रेशर स्पीड से जाएगा। जैसे अभी चंद्रयान को देखा था आपने, नीचे से गया है ना, वायुमंडल को पार करके सीधा बाहर। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो ये ग्राफ ये नीचे रुकने वाला नहीं है, ये गया, पहली स्थिति को प्राप्त किया और आगे बढ़ा। लेकिन मैंने बताया ना कि प्रत्येक की एक लिमिट होती है, जैसा आपने इससे पहले गोल वाले पहिए में देखा था, प्रत्येक की लिमिट होती है, घूम फिर कर वहीं आता वापस से। तो इसकी कब तक चलेगा, कब तक ऊपर जाएगा, कभी तो अंत आएगा, फिर से उसी स्थिति में। क्लियर है? फिर से उसी स्थिति में, ऊपर नीचे, ये है हमारी आर्थिक ग्राफ का स्वभाव। आर्थिक ग्राफ का स्वभाव। अब जरूरी नहीं है कि ये फिक्स 1 साल में ही ऊपर नीचे होगा, 6 महीने में होगा, 10 साल में होगा या 20 साल में होगा। ये जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होगा, कोई जरूरी नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है इसका। ये उस देश विशेष की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। बताइए दोस्तों, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? एकदम भूमिका में आप लोगों की तैयार कर रहा हूं। जैसा मैंने आपसे प्रारंभ में ही बोला है ना, जो वादा किया आप लोगों से, मैं तोड़ने के लिए भी तैयार हूं कि आज के सेशन में ही पूरा टॉपिक कवर करेंगे। मैं इसके टुकड़े करके 2 पार्ट भी बना दूंगा, लेकिन यार पढ़िए ध्यान से, समझिए अच्छे से। समझ आ गया? समझ जाइए कि सब आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये ग्राफ चलता है इकोनॉमी के अंदर, प्रारंभ से उठेगा, ऊपर आएगा, पहली स्थिति प्राप्त, दूसरी स्थिति प्राप्त, वापस से रिसेशन चालू, गिरना चालू, फिर वापस से उसी स्थिति पर आ जाएगा और फिर और नीचे आएगा। जैसे यहां पर ऊपर बढ़ना नहीं रुका था, इसी प्रकार से ये नीचे आना भी नहीं रुकेगा, और नीचे आएगा। लेकिन कब तक नीचे आएगा? वापस से ऊपर आएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब हम चलेंगे अपने ग्राफ की ओर या हमारे सेशन की ओर। यहां तक का तो अच्छा कोई डाउट नहीं है ना? या जल्दी से प्लीज यार, इतना बता रहा हूं, इतना मैं बकबक कर रहा हूं आप लोगों के लिए, काफी एनर्जी लगती है इसमें बोलने में। कभी बोल के देखिएगा आप लोग, वो खासकर कैमरे के सामने, और 2-1 हजार वॉट की जो हेलोजन सामने खड़ी हो ना लाइट की, तो उसके सामने उसको ना जब वो कंप्रेस करते हैं ना, बॉडी की हालत खराब हो जाती है ऐसे में। और एक तो गर्मी, ऊपर से बोलने के साथ में एनर्जी जाना, हालत खराब हो जाती दोस्त। तो इसलिए कमेंट करके बता भी दो फटाफट कि भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब व्यवस्थित चल रहा है ना। अरे शाबाशी, या तालियां थोड़ी मांग रहा हूं, कभी सम्मेलन थोड़ी करने बैठा हूं कि आप तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। यार मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, कमेंट करके इतना बता दीजिए कि हाँ यहां तक का क्लियर है, ठीक है ना। कमेंट करके जल्दी से बता दो, लाइव कमेंट ही करो आप लोग। वो जब सेशन लाइव चल रहा होता तो कमेंट क्यों करते हो? लाइव कमेंट में आया करो, लाइव चैट में आया करो। चलिए बढ़ते हैं अपने अब टॉपिक की ओर। अब आपको टॉपिक पूरी तरह से और एकदम स्मूथली समझ आएगा, अब समय नहीं लगेगा आपको समझने। देखिए
ध्यान देते चलिएगा, मैं एक्सप्लेन पूरा करूंगा, टेंशन ना लें ना। ये कंटेंट आपके एग्जाम के लिए देता हूं मैं आप लोगों को, ताकि आपको दिक्कत ना आए बाद में। जिनके पास पुस्तक ना भी होगी ना, वो उसका काम भी आसानी से हो जाएगा। देखिए, आर्थिक विकास की प्रक्रिया में कई आर्थिक उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में कई आर्थिक उतार चढ़ाव देखे जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है ना। जैसे विनियोग, उत्पादन और रोजगार जैसी आर्थिक क्रियाओं में आने वाले उतार चढ़ाव स्वाभाविक हैं और ये सभी देशों में पाए जाते हैं, या सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में पाए जाते हैं। सोचिए, विनियोग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, जो निवेश हम करते हैं। तो क्या इन्वेस्टमेंट हमेशा हर साल एक जैसा ही आएगा किसी भी राष्ट्र के पास में, किसी भी देश के पास? आप लोग बोलेंगे नहीं, कभी ज्यादा भी आ सकता है, कभी कम भी आ सकता है। उत्पादन क्या हमेशा एक जैसा चलेगा? नहीं चलता है। रोजगार भी एक जैसा नहीं होता है, मिलता है, कभी छूटता है, कभी चलता है, ऊपर नीचे ग्राफ चलता रहता है। तो विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो विनियोग, उत्पादन, रोजगार, ये तीन ऐसे क्षेत्र है जहां का ग्राफ जो है हमेशा ऊपर नीचे चलता है। उच्चावच की स्थिति इसमें, उच्चावच का मतलब समझ रहे हैं ना? उच्चावच का मतलब ये होता है, उच्चावच का मतलब ऊपर नीचे, ये उच्चावच है, ठीक है। तो ऊपर नीचे ये वाला क्रम इनमें चलता रहता है, हमेशा चलता है, स्वभाव है इनका, है ना। तो कभी इनमें गिरावट आती है तो कभी इनमें वृद्धि भी होती है। तो दीर्घकालीन आर्थिक विकास इन मंदी और तेजी के दौर से गुजरता है। जो दीर्घकालीन आर्थिक विकास का सपना देखते हैं, जैसे कि हमारी केंद्र सरकार ने सपना देखा है 2047 का भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, तो ये दीर्घकालीन सपना हो गया हमारा, तो ये दीर्घकालीन नीति हो गई। तो ये दीर्घकालीन जो आर्थिक विकास का सपना हम देख रहे हैं, इस सपने में हमें कई मंदी के दौर भी देखने पड़ेंगे और कई तेजी के दौरों से भी गुजरना पड़ेगा, है ना। तो कई प्रकार के दौर हमें यहां पर देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो तेजी और मंदी से क्या होता है? ये तेजी और मंदी जो आती है, उतार चढ़ाव जो होता है, उच्चावच की जो स्थिति आती है, इससे हमारा व्यापार चक्र पूरी तरह से प्रभावित होता है, पूरी तरह से प्रभावित होता है ना। एक एक चीज पूरी बारीकी से क्लियर करूंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। देखिए, व्यापार चक्र को अगर हम समझना चाहें तो ये इतना आसान हलवा नहीं है सूजी का, याद रखिएगा, है ना। बहुत जटिल प्रक्रिया है, व्यापार चक्र बहुत जटिल प्रक्रिया है। और कितनी जटिल है आगे ग्राफ में आपको समझ आ जाएगा वो। लेकिन जिसको एक ही बार में समझ आ गया ना, वो बोलेंगे सर आपने झूठ बोला था, हलवा ही तो है ये, और से अंदर चला गया। बताने वाला हूं आगे चल के। देखिए, व्यापार चक्र एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है जो किसी एक तत्व से जुड़ी हुई नहीं है, किसी एक तत्व से जुड़ी हुई नहीं है। जी हां, व्यापार चक्र किसी एक वस्तु को लेकर नहीं चलता है, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में घटित प्रत्येक घटना को लेकर के, आर्थिक क्षेत्र में संकलित प्रत्येक वस्तु को लेकर के और आर्थिक क्षेत्र की प्रत्येक प्रक्रिया को लेकर के चलता है। आर्थिक क्षेत्र की किसी एक वस्तु या एक घटना से प्रभावित नहीं होता है ये, बल्कि ये पूरी अर्थव्यवस्था से प्रभावित होता है। पूरी अर्थव्यवस्था में कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम आई तो उतार चढ़ाव की स्थिति फिर से प्रारंभ हो जाती है इसमें, है ना। इसीलिए कहा गया है कि ये किसी एक तत्व से जुड़ी हुई घटना नहीं है, इसमें कई तत्वों का समावेश होता है। आर्थिक क्रियाओं जैसे उत्पादन, रोजगार, विनियोग, कीमतों में होने वाले उच्चावचनों के रूप में व्यापार चक्र देखे जाते हैं, है ना। उत्पादन कम ज्यादा हो रहा है, रोजगार कम ज्यादा हो रहा है, निवेश कभी बहुत कम आ रहा है, कभी ज्यादा आ रहा है, कभी आ ही नहीं रहा है। कीमतें वस्तुओं की कभी बहुत ज्यादा हो रही है, आसमान छू रही है, कभी जो है लोग प्याज टमाटर रोड पर फेंक के जा रहे हैं, किसान भाई लोग, है ना। तो कई प्रकार की मंदी और वृद्धि, सबसे जो है हमारी अर्थव्यवस्था निरंतर रूप से वृद्धि होती रहती, इसमें उतार चढ़ाव तो देखने को मिलता है, क्योंकि स्वभाव है हमारी अर्थव्यवस्था का स्वभाव है ऊपर नीचे होना, है ना। परिभाषाओं के माध्यम से जो है हम इसको और आसानी से और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बस ध्यान देते चलिएगा, एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, है ना। एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। कितना याद रखना है, देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, मेरे लेक्चरों की, मेरे सेशन की एक विशेषता है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब तक आप लेक्चर लेंगे ना, तब तक आपको यह समझ नहीं आएगा कि जो हमने पढ़ा वो हमको कितना याद रखना है, कितना समझ आया, कितना, कुछ भी तुलना नहीं कर पाएंगे, कुछ भी तुलना नहीं कर पाएंगे। सेशन खत्म होने के बाद अगर आप सोचेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा धुंधलापन कि हाँ लगभग सब कुछ याद है। और मैं गारंटी से बोलता हूं, लेक्चर खत्म होने के बाद तुम चाहे 2 दिन बाद भी क्वेश्चन लेना और बिना देखे सब कुछ छोड़ छाड़ करके उसका आंसर लिखना चालू कर देना। अगर आपने मेरी क्लास ली है, एक एक बिंदु आप लिख करके जाएंगे। आपके मस्तिष्क में ऐसे फिट करता हूं, जैसे जैसे फूल में गंध होती है,
फूल में गंध होती है, छुपी हुई होती है, दिखती नहीं है। उसी प्रकार से, अरे गंध का मतलब खुशबू यार, है ना। तो उसी प्रकार का मेरा सेशन का उद्देश्य भी रहता है कि जो पढ़ा रहा हूं मुझे कितना आपके मस्तिष्क में प्रवेश करवाना है, कितना आपको समझाना है, ये मेरी पूरी एक स्ट्रेटजी होती है। आखिरी में सब कुछ जैसे सेशन एंड होने लगेगा ना, आपको पूरे एक एक चीजें आपकी पूरी मस्तिष्क में क्लियर हो जाएगी। वो जो मुझे निरंतर फॉलो कर रहे हैं उनसे पूछिए, उनको सब पता है और इसी कारण से वो निरंतर रूप से फॉलो भी कर रहे हैं। आइए, दो विद्वानों की परिभाषा हम यहां पर देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और हमारे सीखने के लिए भी और इसका अर्थ समझने के लिए भी। देखिए, व्यापार चक्र से आशय अच्छे व्यापार समय, अच्छे व्यापार समय और बुरे व्यापार समय से है। व्यापार चक्र का आशय है अच्छा व्यापार, अच्छे व्यापार का समय और बुरे व्यापार का समय। अच्छे व्यापार का समय कब होगा? हमने लाइन बताई थी ये वाली, ये पूर्ण रोजगार की लाइन मान लो इसको, ठीक है ना, पूर्ण रोजगार की लाइन। अब यहां से ग्राफ चला था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ठीक है ना। तो हम आसानी से कोई भी बंदा बोल सकता है कि सर जो ऊपर वाली स्थिति है ना, ये अच्छे समय की है, यहां पर सब खुश रहते हैं क्योंकि अच्छा खासा पैसा रहता है, सबके पास रोजगार रहेगा, सबके पास पैसा रहेगा, स्थिति बहुत शानदार रहेगी। और बुरा समय कौन सा होगा? ये सबके लिए बुरा समय होगा, चिंता का विषय होगा, है ना। चिंता का भी होगा और चिंतन का भी होगा। पहले चिंता आएगी, उसके बाद चिंतन होगा, चिंतन होगा तो ग्राफ फिर ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है ना। तो बुरे व्यापार, अच्छे व्यापार समय और बुरे व्यापार समय। तो अच्छे व्यापार समय मतलब कि बढ़ते हुए मूल्य और गिरती हुई बेरोजगारी। अच्छा व्यापार समय का मतलब क्या हुआ? बढ़ता हुआ मूल्य और गिरती हुई बेरोजगारी जिस समय में हो उसको हम अच्छा समय बोलेंगे। वहीं बुरे समय की बात करें व्यापार के लिए तो गिरता हुआ मूल्य और बढ़ती हुई बेरोजगारी, ठीक है ना। तो यह परिभाषा देकर के प्रोफेसर किन्स ने बहुत आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया है व्यापार चक्र। दो बातें अच्छे से बताती हूं, बस अच्छा व्यापार समय और बुरा व्यापार समय, दैट्स ऑल, इतना याद रखना आपको। मिचेल साहब ने क्या कहा, जरा ध्यान दीजिए। प्रोफेसर मिचेल ने कहा है व्यापार चक्र जो है संगठित समुदाय में होने वाले आर्थिक क्रियाओं के उच्चावचन है। आर्थिक क्रियाओं के उच्चावचन है। आर्थिक क्रियाओं मतलब कि अर्थव्यवस्था में कोई क्रिया होगी तो उसको क्या बोलेंगे? आर्थिक क्रिया बोलेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था में हो रही है ना। क्रिया मतलब कोई भी घटना घटित होती है तो वो आर्थिक घटना है, आर्थिक घटना को हम क्रिया बोलेंगे, आर्थिक क्रिया बोलेंगे। तो आर्थिक क्रिया उच्चावचन मतलब कि ऊपर नीचे है ना। तो व्यापार चक्र संगठित समुदाय में होने वाला क्या है? संगठित समुदाय में होने वाला आर्थिक क्रियाओं का उच्चावचन है। व्यवसाय शब्द इस धारणा को उन क्रियाओं तक सीमित कर देता है जो व्यवस्थित ढंग से व्यावसायिक आधार पर संचालित की जाती है। चक्र शब्द उन उच्चावचनों को पृथक कर देता है। चक्र शब्द उन उच्चावचनों को, है ना, उतार चढ़ाव को पृथक कर देता, अलग कर देता है जो नियमितता के साथ घटित नहीं होते हैं। ये दो परिभाषाएं हैं जिनको याद रखना भी आसान है और डायरेक्टली हमें व्यापार चक्र के सामान्य अर्थ की ओर लेकर जाती है, ठीक है ना। अब मेरे दोस्तों देखिए, आपने सामान्य सा अर्थ देखा है और परिभाषा भी देख ली। ये आपके दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो चुका है और आपके एक बेसिक सी समझ अब तक आपकी व्यापार चक्र पर बन चुकी है। अब आगे अगर हम डिस्कस करेंगे, अब आगे बात करते हैं व्यापार चक्र की अवस्थाओं की, जो हमने विभिन्न स्टेप देखी थी ना, है ना, अलग अलग स्टेप में, ठीक है। गिरा हुआ था, फिर ऊपर आया, फिर गिर गया, फिर ऊपर आया, ये अलग अलग स्टेप हमने उसमें देखी थी। तो अलग अलग स्टेप में किस प्रकार से प्रभावित कैसे चल रहा था उस पर अब हम बात करेंगे इसमें। एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा सा डेटा चेक कर लूं इसका। एक्चुअल में हाँ ये वही है, लेकिन एक बार इसको हमें देखना होगा कि यार वो कहीं पर मैप, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ क्लियर है, ठीक है। तो आइए पहले अवस्थाओं को समझ लीजिए, फिर मैं आपको जो है ना ये वाला ग्राफ समझाऊंगा जो हमने अभी देखा था। मैं बनाकर लाया हूं, पूरा स्टेप के साथ में लेकर आया हूं। देख पा रहे हैं ना, सब स्टेप अलग अलग स्टेप लिखी हुई है, अलग अलग स्टेप है, सारी स्टेप यहां पर लिखी हुई है, ठीक है ना। चलिए तो वापस से हम पहले वाले पेज पे चलते हैं, अवस्थाओं वाले पे। तो अलग अलग अवस्थाएं, व्यापार चक्र जो है कितनी अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। अब इस बात को लेकर के ना अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने अनुसार अलग अलग जो उसकी स्टेप थी, अवस्थाएं थी, वो बताई है, अलग अलग बताई है। विशेष रूप से तीन विचारकों अर्थात तीन विद्वानों की जो है परिभाषाओं को हम यहां देखने वाले हैं या उनके मत को देखने वाले हैं। प्रोफेसर बर्न साहब को, प्रोफेसर मिचेल साहब को और प्रोफेसर शुम्पीटर साहब को।
3 विद्वानों को देखेंगे हम यहां पर। इनमें से प्रथम 2 जो है प्रोफेसर वर्ण और प्रोफेसर मिचेल, इन्होंने व्यापार चक्र की जो है 4 स्टेप बताई है, जो आप ये देख पा रहे हैं 4 स्टेप। पहली स्टेप बताई उन्होंने पुनरुत्थान, दूसरी विस्तार बताई है, तीसरा प्रतिसार और फिर लास्ट में संकुचन, है ना। खाली सुन लीजिएगा, मैं समझ आ जाएगा आपको, अपने आप समझ आएगा। देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो प्रथम जो 2 विद्वान हैं बर्न और मिचेल साहब, इन्होंने 4 स्टेप बताई है व्यापार चक्र की। वहीं प्रोफेसर शुम्पीटर ने दूसरी 4 स्टेप बताई है। कौन सी? उनने भी 4 ही बताई है, लेकिन उन्होंने दूसरी बताई है। क्या क्या बताई है? देखिए, समृद्धि, प्रतिसार, मंदी और पुनरुत्थान। समृद्धि की अवस्था, उसके बाद प्रतिसार की अवस्था आती है, फिर मंदी की अवस्था आती है और फिर पुनरुत्थान की अवस्था आती है ना। तो ये आप याद रखेंगे ना आप लोग, हो जाएगा ये। बर्न और मिचेल साहब ने 4 अवस्थाएं बताई है, उसी प्रकार शुम्पीटर ने भी 4 ही अवस्था बताई, लेकिन उनसे अलग बताई है। तो अब हमने क्या किया, तीनों विद्वानों को एक साथ जोड़ लिया, तीनों को मिलाया हमने, तीनों को बिठाया सामने कि भाई यार तुम अलग अलग क्यों जा रहे हो, एक काम करो तीनों एक मत हो जाओ। स्टूडेंटों को, हमारे छात्रों को थोड़ी समस्या आती है आपको याद करने में, अलग अलग याद करना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। इसलिए काम करो आप लोग जो है एक मत हो जाइए और एक मत होकर के एक सिंपल सा बना करके दे दीजिए कि टोटल कुल मिला के कितनी स्टेप रखनी है हमको। तो तीनों ने विचार किया, अरे भाई समझाने के लिए ना, तो तीनों के सिद्धांतों को हमने मिलाया, तीनों की अवस्थाओं को मिलाया, तीनों की अवस्थाओं को मिला करके अंतिम रूप से हम पहुंचे 5 अवस्थाओं पर। कितनी अवस्थाओं पर? 5 अवस्थाओं पर। कौन कौन सी 5 अवस्थाएं हैं? तो वो 5 अवस्थाएं दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं, 5 अवस्थाएं जो है आप ये देख पा रहे हैं, है ना। तो ऊपर की उपरोक्त जो 4 अवस्थाएं इनकी और 4 अवस्थाएं इनकी, चारों को मिला करके हमने ये 5 अवस्थाएं बनाई है और आपको ये 5 अवस्थाएं ही पढ़नी है। कुल मिलाकर ये 5 कौन कौन सी है? सबसे पहले मंदी की अवस्था, मतलब हमारी वर्तमान की अवस्था जिसमें हम जी रहे हैं। मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा बेरोजगारी का समय है, कीमतें अपने आसमान को छू रही है, बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति की स्थिति पनप चुकी है। तो ऐसी स्थिति है एकदम की बहुत गिरी हुई मान लेते हैं हम लोग 2 मिनट के लिए। तो मंदी की अवस्था है ना, डिप्रेशन की अवस्था है। उसके बाद में, डिप्रेशन के बाद में कोई अवस्था आती है तो वो आती है पुनरुत्थान की। कौन सी? पुनरुत्थान की। और फिर आएगी समृद्धि की, उसके बाद अभिवृद्धि की आएगी और फिर प्रतिसार की आएगी। ये 5 अवस्थाएं, ये 5 अवस्थाएं याद नहीं करनी है आपको, क्योंकि याद मैं करवाऊंगा आप लोगों को। चलिए आइए, यहां पर आपको 5 अवस्थाएं अपने आप याद होगी, बस ध्यान से सुनिएगा। व्यापार चक्र, देखिए जैसा मैंने आपको क्या बताया था कि मान ले कि ये वर्तमान लाइन है हमारी, ये वर्तमान लाइन, ठीक है, ये हमारी वर्तमान लाइन है जिस पर ये लाल वाली जो लाइन खींची मैंने अभी, ये वर्तमान लाइन है जिसमें हम अभी जी रहे हैं, मंदी वाले का समय है। क्लियर है? खुश नहीं है हम लोग कि नहीं यार रोजगार चाहिए, स्थिति ठीक करनी है, पैसा नहीं है, बस चल रहा है जिस तैसे, है ना। और सरकार बोलती है कि 20 साल बाद हम विकसित बन जाएंगे, तो कैसे बनेंगे, लग तो नहीं रहा है। तो उसके लिए प्रयास करना होगा और प्रयास हम करेंगे। कैसे? आइए कैसे, वापस से मुझे ये लाइन मिटानी होगी। चलिए छोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए मान लेते हैं दोस्तों कि ये हमारी वर्तमान की अवस्था है, मतलब मंदी की अवस्था है, ठीक है, मंदी की अवस्था है। इससे हमने कोशिश की, सरकार ने कोशिश की, हमारी केंद्र सरकार ने कोशिश की, तो क्या हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था ऊपर उठने लगी। और ये जो स्थिति है, जो लाइन मैंने खींच रखी है, ये वाली जो लाइन है, ये है दोस्तों आपकी कौन सी लाइन है? ये पूर्ण रोजगार की लाइन है, जहां पर आपको आकर के पूर्ण रोजगार मिल जाएगा, सबको रोजगार मिल जाएगा, कोई भी गरीब नहीं होगा, सबको रोजगार मिल जाएगा। ये रोजगार की अवस्था है, पूर्ण रोजगार की अवस्था। एक मिनट यहां पर हाइलाइटर लेते हैं, लेजर लेते हैं, चलिए ठीक है ना। तो ये लाइन जो हमारी दिख रही है, ये लाइन है आपकी पूर्ण रोजगार की, ठीक है, ये वाली लाइन पूर्ण रोजगार की है ना। अब देखिए ये हमारी वर्तमान लाइन है मंदी से, अब रेखा ऊपर की ओर उड़ती है, हमारी अर्थव्यवस्था ऊपर उड़ती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान हो रहा है। क्या हो रहा है? पुनरुत्थान हो रहा है, मतलब कि पहली स्टेप हमारी क्या थी? पुनरुत्थान की। क्लियर है? एक सेकेंड, सॉरी यार, चलिए ठीक है ना। तो पहली स्टेप कौन सी? पुनरुत्थान की। पुनरुत्थान के बाद में हम हमारे पूर्ण रोजगार पर पहुंच चुके। जैसे ही पूर्ण रोजगार पर हम पहुंचते हैं तो हमें यह बिंदु मिलता है और यह बिंदु कहलाता है समृद्धि। कौन सी स्टेप? समृद्धि की स्टेप, कि अब हम समृद्ध हो चुके हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक को रोजगार मिल चुका है, अब हम समृद्ध हो चुके हैं, हम विकसित हो चुके हैं।
कोई गरीब नहीं है राष्ट्र में, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था रेखा रुकने वाली तो है नहीं, अब और ऊपर जाएगी, अर्थव्यवस्था हमारी और ऊपर जा रही है। ये और ऊपर जाती है, अब और ऊपर तो कितनी ऊपर जाएगी, कभी तो उसका अंत आएगा। तो वो जो कभी जो उसका अंत आएगा ना, वो अंतिम जो पॉइंट होगा, उसको सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट होगा ना, वही पॉइंट कहलाता है अभिवृद्धि का। क्या अभिवृद्धि का मतलब समृद्धि से भी ज्यादा हमारे पास आ गया तो वो अभिवृद्धि कहलाएगा। तो ये अभिवृद्धि का पॉइंट सबसे ऊपर होता है। जब अर्थव्यवस्था जब अंतिम छोर पर पहुंच जाती है, क्या होती है, वापस से नीचे गिरना प्रारंभ होती है। जैसे नीचे गिरना प्रारंभ होगी तो वैसे ही उसको हम कहेंगे प्रतिसार। क्या कहेंगे दोस्तों, प्रतिसार, ठीक है ना। रिसेशन आ रहा है वापस से, क्या कहेंगे, प्रतिसार। देखिए प्रतिसार कहां तक कहलाएगा, यहां तक, कहां तक, पूर्ण रोजगार की लाइन तक। तो पूर्ण रोजगार तो प्रतिसार होगा, प्रतिसार होकर वापस हम कहां पर आ जाएंगे, समृद्धि पर आ जाएंगे। ये समृद्धि वाला पॉइंट है ना, ये समृद्धि वाला पॉइंट है, तो ये समृद्धि पर आ जाएंगे। समृद्धि के बाद में ये बिंदु और नीचे की ओर जाएगा तो अब आ जाएंगे वापस, ये क्या कहलाएगा, मंदी का दौर कहलाएगा, मंदी आ जाएगी। लेकिन गिरेगा भी कितना भाई, धरती को फाड़कर पाताल में पहुंचेगा क्या, नहीं ना, फिर से मुड़ना पड़ेगा, उसको ऊपर आना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फिर से पुनरुत्थान होगा, है ना। ट्रॉफ की अवस्था आएगी, ट्रॉफ मतलब हाईएस्ट लोअर पॉइंट, उसको हम कहते हैं ट्रॉफ। क्या कहते हैं, ट्रॉफ, हाईएस्ट लोअर पॉइंट। और जो हाईएस्ट अपर पॉइंट होता है उसको हम अभिवृद्धि कहेंगे, हाईएस्ट अपर पॉइंट को अभिवृद्धि, ठीक है ना। तो देख पा रहे, देखिए फिर से क्या हुआ, पुनरुत्थान हुआ, फिर समृद्धि पर पहुंचे, फिर समृद्धि से अभिवृद्धि पर आए, अभिवृद्धि से फिर प्रतिसार होना चालू हो गया, फिर मंदी वाला आ गया, मंदी में आ गए, फिर से ट्रॉफ हुआ, फिर से हम पुनरुत्थान हुआ हमारा, फिर समृद्धि पर आए, फिर अभिवृद्धि पर। देखिए अब यहां से हो सकता है और ऊपर जाए या मुड़ जाएगी। क्लियर हुआ। तो कितनी, पांचों शब्द आपको याद हो गए दोस्तों। यहां से पुनरुत्थान हो गया आपका, समृद्धि हो गई आपकी, अभिवृद्धि हो गई, प्रतिसार हो गया और मंदी की अवस्था भी हो गई, ठीक है ना। ये 5 स्टेप आपकी पूरी तरह से ये कंप्लीट हो चुकी है ना। सबसे पहले पुनरुत्थान हुआ वर्तमान से, फिर समृद्धि की स्थिति आई, समृद्धि से भी ज्यादा आ गया अपने पास, अभिवृद्धि हो गया, फिर वापस नीचे गिरने लगे तो प्रतिसार हुआ और लास्ट में मंदी, फिर से पुनरुत्थान होगा। यही चलता रहेगा बस जीवन भर। आया समझ? चलिए अगर समझ आया है तो अब हम इसकी प्रत्येक अवस्था के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। थोड़ा सा जानेंगे, ज्यादा नहीं, है ना। थोड़ा थोड़ा, ज्यादा जानने में तो फिर वो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। चलिए अब इसको पेन लेते हैं, आदत पड़ी ना यार वो चितरने की। चलिए मंदी की अवस्था, सबसे पहली अवस्था मंदी की अवस्था। देखिए अब मैं ज्यादा यहां पर एनर्जी नहीं लगाऊंगा क्योंकि अब समझा चुका हूं मैं आप लोगों को, तो अब पढ़ते हुए समझाते हुए निकल लूंगा, ठीक है ना। तो देखिए यह व्यापार चक्र की प्रथम अवस्था होती है, जी हाँ होती है। इसके अंतर्गत देश की व्यावसायिक क्रियाओं के स्तर में सामान्यतः गिरावट आ जाती है। तो आर्थिक जितनी भी क्रियाएं होती है, आर्थिक स्तर पर सब में गिरावट रहती है। इस अवस्था में उत्पादन में बहुत कमी हो जाती है, व्यापक बेरोजगारी होती है, बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा होती है, रोजगार का स्तर भी बहुत निम्न चला जाता है। तो इसी कारण से घोर निराशावादी वातावरण पनप जाता है, ठीक है ना। तो उत्पादन में गिरावट आने के कारण रोजगार के अवसरों में भी कमी आती है, जिस कारण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, रोजगार गिर जाता है। तो इस काल में निर्माण कार्य भी ठप हो जाता है। निर्मित वस्तुओं की कीमतें, इनकी उत्पादन की जो लागत होती है उससे भी तेजी से नीचे गिरने लगती है। भाई 100 रुपए में वस्तु बन रही है और मार्केट में बिक रही है 80 रुपए में, तो हालत सभी की खराब एक साथ। इसी के परिणाम स्वरूप उद्यमियों को भारी नुकसान होता है, भारी वित्तीय हानि होती है, जिस कारण से कई फर्में बंद हो जाती है संचित हानियों के कारण। मतलब लंबे समय तक हानि होती रहेगी तो वो संचित होती चली जाएगी हानि, क्योंकि इस वर्ष का लॉस अगले वर्ष कवर करेंगे, अगले वर्ष में भी जो लॉस हो रहा तो फिर कब कवर करेंगे, कंटिन्यू तरह से लॉस ही लॉस होता जा रहा, हानि होती जा रही, तो कवर कब होगा वो, इस कारण से कई फर्में बंद हो जाती है। अगली स्टेप पुनरुत्थान की, ऊपर की ओर बढ़ना अब हमने चालू किया, पुनरुत्थान, है ना। तो मंदी से निम्नतम बिंदु के पश्चात जब व्यावसायिक क्रियाओं में वृद्धि होने लगती है तो व्यापार चक्र की इस अवस्था को हम पुनरुत्थान अवस्था कहते हैं। जैसे धीरे से व्यापार चक्र लाइन, हमारा जो ग्राफ था इकोनॉमी का, वो उठने लगता है। इस अवस्था में व्यावसायिक क्रियाओं में सुधार प्रारंभ हो जाता है तथा धीरे धीरे औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि होने लगती है। जो उत्पादन होता है उसमें वृद्धि होने लगती है, और उत्पादन में वृद्धि होने के कारण क्या होता है, रोजगार की मात्रा भी अब धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है।
और कीमतें भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, कीमतों में धीरे धीरे वृद्धि होने लग जाती है। लेकिन सने सने धीरे धीरे, है ना, लाभ होता है तो लाभ भी सने सने मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे से भी ज्यादा धीरे धीरे, उसको बोलते हैं सने सने, है ना। तो सने सने लाभ भी बढ़ने लगता है, मजदूरियों में भी वृद्धि होने लगती है। लेकिन हालांकि जो वृद्धि होती है वो कीमतों से कम ही रहती है, मतलब इतनी वृद्धि नहीं हो पाती है अभी पुनरुत्थान अवस्था में। फिर भी पहले की अवस्था से बेहतर कंडीशन होती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगता है उद्यमियों में। अब वो कुछ और ज्यादा करना चाहते हैं। अब जैसे वो कुछ और ज्यादा करना चाहेंगे तो समृद्धि की ओर पहुंच जाएंगे। अगली स्टेप आती है समृद्धि की, क्यों पुनरुत्थान हुआ ना अर्थव्यवस्था का, तो समृद्धि तक पहुंचेंगे। समृद्धि आई है तो व्यापार चक्र की इस अवस्था के अंतर्गत विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में निरंतर समृद्धि की स्थिति देखने को मिलती है। निरंतर वृद्धि के कारण समृद्धि देखने को मिलती है। इस काल में उत्पादन वृद्धि, आधारभूत उद्योगों के पूंजी में अत्यधिक निवेश, बैंकों का शाखा का विस्तार करना, ऊंचे लाभ, नए नए व्यवसायों की स्थापना करना, पूर्ण रोजगार की स्थिति, ये सारी स्थिति आ जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त हो जाता है, प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल जीवन व्यतीत करता है समृद्धि की अवस्था में। क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ा, समृद्धि का स्तर समृद्धि पर नहीं रुकेगा ग्राफ, और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, समृद्धि से ऊपर जाएगा तो अभिवृद्धि हो जाएगी, मतलब तेजी की अवस्था होगी, बूम पैस होगा। ये क्या होगा? बूम पैस होगा। व्यापार चक्र की इस अवस्था में वस्तुओं की कीमतें, लाभ की दरें, शेयरों के दाम, रोजगार में अत्यधिक वृद्धि, ये सब होने लगता है। इसमें पूर्ण रोजगार की अवस्था के बाद जब विनियोग किया जाता है, जब पूर्ण रोजगार आ चुका, सबके पास रोजगार है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट आया जा रहा है, विदेशों से आया जा रहा है इन्वेस्टमेंट, विनियोग या निवेश आया जा रहा है, तो जब पूर्ण रोजगार की स्थिति होने के बाद भी अगर निवेश आएगा तो और ज्यादा उत्पादन मांगेगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा? कीमतों में और ज्यादा स्फीति कारक वृद्धि होने लगी। स्फीति कारक मतलब क्या हुआ कि वृद्धि ऐसी होने लगेगी कि एक पल के लिए ऐसा लगेगा कि बाजार में मुद्रास्फीति आ चुकी है, वस्तु कीमतें बहुत भयंकर बढ़ रही है। बढ़ेगी ना, क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास जरूरत से ज्यादा पैसा आ चुका है, और जब जरूरत से ज्यादा पैसा आता है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है, सिंपल बात है। इससे अर्थव्यवस्था में विभिन्न भागों में अधिक से अधिक विनियोग किया जाने लगता है, मतलब कि निवेश किया जाने लगता है। उत्पादन के साधनों पर अधिक दबाव पड़ने लगते हैं। क्यों पड़ने लगते हैं? क्योंकि जब ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा उत्पादन की मांग होगी, ज्यादा वस्तुओं की मांग होगी तो ज्यादा उत्पादन करना पड़ेगा। लेकिन उत्पादन करने वाले साधन तो सीमित है, वो तो बढ़ नहीं रहे हैं, उत्पादन अत्यधिक मांगा जा रहा है, तो क्या होगा? उत्पादन के साधनों पर दबाव पड़ने लगेगा, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने लग जाती है, उत्पादन के साधनों की कीमत में भी वृद्धि होने लग जाती है। क्लियर है? तो ये था आपका बूम फेस, मतलब तेजी की अवस्था। अब कब तक ऊपर बढ़ेगा, कब तक आसमान में घूमेगा? कभी तो धरती पर आना पड़ेगा ना, कभी तो जमीन पर आना पड़ेगा। तो जमीन पर आएगी वापस अर्थव्यवस्था भी, क्योंकि साइकिल है, किसको बख्शती है? साइकिल पूरा ग्राफ है ना, घूमेगा वो तो प्रतिसार हुआ, माफ कीजिएगा, उच्च अवस्था पर पहुंचे, है ना। तो अब जो है बूम फेज से अब हमें रिसेशन में भी आना पड़ेगा। बूम कब तक बूम होगा यार? एक लिमिट होती है, एक हाईएस्ट पॉइंट होता है, अपर पॉइंट होता है। अपर पॉइंट से क्या होगा? धीरे धीरे रिसेशन चालू हो जाएगा, मतलब नीचे गिरना प्रारंभ हो जाएगा। उस गिरने को ही हम क्या बोलेंगे? प्रतिसार बोलेंगे, प्रतिसार की अवस्था। लेकिन ये प्रतिसार कहां से होता है? बूम पॉइंट से, बूम पॉइंट से तेजी की अवस्था से समृद्धि की अवस्था के बीच में, उसको क्या बोलेंगे? हम प्रतिसार बोलेंगे, है ना। तो व्यापार चक्र की इस अवस्था के अंतर्गत व्यवसाय असफल होने लगते हैं, आतंक का वातावरण छाने लगता है। पैसा सबके पास होता है, लेकिन अचानक से जब जैसे ही मार्केट गिरता हुआ नजर आता है ना, तो सब घबरा जाते हैं। यहां तक कि बैंकें भी जो लोन दे चुकी होती है अपने व्यवसायी और उद्यमियों को, उनसे अपना लोन वापस मांगने लग जाती है। ऐसा एक डरावना माहौल पैदा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यवसाय अधिक असफल होने लगते हैं, कीमतें गिरने लगती है, व्यवसायियों का विश्वास डगमगाने लगता है, निर्माण कार्य भी सुस्त पड़ने लगते हैं, पूंजीगत उद्योगों में बेरोजगारी फैल जाती है। ये प्रारंभिक बेरोजगारी धीरे धीरे अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी पहुंचने लगती है, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में फैल जाती है। ये ग्राफ में आपको समझा ही चुका हूं, है ना। वापस बताने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता होगी, यही ग्राफ मैंने आपको सबसे प्रारंभ में समझाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं व्यापार चक्र के सिद्धांतों की ओर। व्यापार चक्र के सिद्धांतों की ओर, तो व्यापार चक्र के सिद्धांतों की ओर आगे बढ़े उससे पहले मैं एक बार क्लास का टाइमिंग चेक कर लेता हूं, कितना क्लास को कितना टाइम हो चुका है।
50 मिनट हो चुके हैं। अब बताइए क्या क्लास को कंटिन्यू करना चाहिए या इसको सेकंड पार्ट में डालूं आप लोगों के लिए। कंटेंट में आपको चेक करा देता हूं। व्यापार चक्र के सिद्धांतों पर बात करनी है, जिसमें विभिन्न सिद्धांतों की हम यहां चर्चा करेंगे, है ना। उसके बाद में हम बात करेंगे इसको नियंत्रित करने के उपाय, और उपाय के अंतर्गत भी हमें 5 प्रकार के विशेष उपायों को चर्चा करनी है। इतना कंटेंट हमारा अभी बचा हुआ, मतलब कि 2 पॉइंट अभी आपके समझने के लिए बचे हुए हैं। लगभग आधा घंटा तो और पकड़ के मानिए, इतना तो चल जाएगी क्लास। बताइए क्या करना चाहिए। भाई आपके मोबाइल का कीबोर्ड अगर काम कर रहा हो ना तो कमेंट कर दो यार। कसम खा ली है, सब रिप्लाई नहीं करेंगे ना, जो हम बोलेंगे वो तो बिल्कुल नहीं करना है। चलिए अच्छा है, ओके। ओके दोस्तों, सेकंड पार्ट में इसको हम डिस्कस करेंगे ना। सेकंड पार्ट में ही इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके आगे वाला पार्ट सेकंड पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। 15-20 मिनट का पार्ट होगा लगभग, जो भी होगा अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे इसको। एक दिन और अभी इस पर ले लीजिएगा आप लोग। क्लियर है? ओके चलते हैं, क्योंकि यार मे भी 50 मिनट हो चुके हैं, गर्मी का समय है थोड़ा सा, है ना। ब्रेक मुझे भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर 5-10 मिनट भेज लेना चाहिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे।